चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर डिफाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होती है। तो जब लॉ ऑफ डिमांड आपने डिस्कस किया तो उसमें हमने ये देखा कि एक डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज या फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आपके डिमांड में नहीं होती है। डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड जो बताता है, एक उसका एक डिमेरिट या खामी कह सकते हैं, जो आपका डायरेक्शन बताता है, लेकिन कितना क्वांटिटी में वेरिएशन हुआ ये पता नहीं चलता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड से। यानी अगर हम कहें कि 10% से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंटेज से आपका क्वांटिटी डिक्रीज होगा, या फिर 10% से प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है तो कितने परसेंटेज से आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। ये आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या फिर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किस चीज का? अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ से आता है? डिमांड को अफेक्ट करने वाले आपके पास कई सारे फैक्टर्स हैं। डिमांड किस चीज से अफेक्ट होता है? एक तो वस्तु की खुद की अपनी प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेटेड गुड्स की वजह से भी आपका डिमांड है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का इनकम है, ठीक है, कंज्यूमर के इनकम की वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है, इफेक्ट आता है। इसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस मतलब फ्यूचर में किस तरह से वस्तुओं के प्राइस चेंज होने वाली है, बढ़ने वाला घटने वाला है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी आपके डिमांड पे फर्क पड़ता है। अब डिमांड पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तो अगेन वही चीज हमने बात किया कि यहाँ हमने बात किया था लॉ ऑफ डिमांड, डायरेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, या फिर किस तरफ डिमांड आपका फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, डायरेक्शन की बात किया। लेकिन परसेंटेज चेंज या फिर क्वांटिटेटिव चेंज वहां पे हम मेजर नहीं कर पाए। उस चीज को मेजर करने के लिए आप क्या डिस्कस करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, उन फैक्टर के वजह से डिमांड में कितनी चेंज आ रही है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, या फिर परसेंटेज चेंज देखेंगे। यानी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे हम वगैरह से ई सबस्क्रिप्ट डी से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी दिखाते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अगेन जो डिमांड के फैक्टर्स अफेक्ट प्राइस ऑफ द गुड, रिलेटेड प्राइस का, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन। अब इनके वजह से इसमें जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसको आप कंसिडर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मिल जाएगा कि अगर हम बात करते हैं कि 10% से अगर प्राइस चेंज होता है तो कितने परसेंट से आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। यानी 10% इंक्रीज हो रहा है तो क्या 10% से आपका डिमांड डिक्रीज हो रहा है कि 5% से डिक्रीज हो रहा है? आप इस चीज को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि 10% से प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप, डायरेक्शन तो हमें पता है, डायरेक्शन हमने देख लिया इलास्टिसिटी लॉ ऑफ डिमांड से कि किस डायरेक्शन में आपका डिमांड जाएगा प्राइस के कंपैरिजन में, या फिर अदर फैक्टर्स के कंपैरिजन में किस तरह से आपका डिमांड फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पे उसकी आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मिल जाती है। समझ में आया आदित्य? अभी आवाज आ रही है? हाँ ये तो ठीक है, गुड। अब यहाँ पे
लास्ट वाली क्लास में हमने ये बात किया था कि जो प्रोमिनेंट आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं वो टॉपिक है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर दूसरे तरफ आप डिस्कस करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके लेवल पे क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी को हमें नहीं डिस्कस करना है, हमें केवल डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर। क्रॉस इलास्टिसिटी ये कौन सा है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो डिमांड को अफेक्ट करता है। और इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में किस तरह से चेंज हो रहा है उसके वजह से आपका डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। ये सारा मेजरमेंट आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में करेंगे, कितना परसेंटेज चेंज आया हर एक पर्टिकुलर फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हर फैक्टर में जो भी परसेंटेज चेंज होगा उस परसेंटेज चेंज के हिसाब से आप कंसिडर करेंगे कि डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड रख लेते हैं और अगर नीचे रख देते हैं प्राइस, तो ये हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इसको रिप्लेस करके आप रिलेटेड गुड्स का प्राइस रख लेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये कंसीडर किया जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर दूसरी तरफ अगर आप इसके जगह पे इनकम को रख लें यानी डिनोमिनेटर में, और उसके वजह से आप क्वांटिटी चेंज को देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। अब हम प्रोसीड करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ई डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो और कोई चीज मेंशन नहीं किया है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। अगर स्पेसिफिकली इस चीज का मेंशन नहीं है तो हम इसी को क्या कंसीडर करेंगे कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंसीडर करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे भी कमोडिटी का डिमांड है, ध्यान दो। यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में, तो इसके वजह से आपके क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा ये कहलाएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी हम रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड की देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में वेरिएशन के रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी में आपका कितना बदलाव आ रहा है। यानी हम अगर बात करते हैं कि प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया तो कितने परसेंटेज से आपका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गया। यदि आपका प्राइस 10% से डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी आपका कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। जब इस तरह से रिलेशनशिप देखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में, ये आपका कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इन कंपेरिजन में, तो ये कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड से किस तरह से मेजर करेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी जब हमने लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया है ये वाली चीजें, इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसी में देखो, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और फिर कैलकुलेट करेंगे हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पहले केस में
यानी सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम ले लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे होगा? क्वांटिटी में आपका वेरिएशन आ रहा है प्राइस में चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो यानी प्राइस चेंज हुआ, कुछ इनिशियल क्वांटिटी रही होगी क्यू, और इसके बाद आपकी क्वांटिटी चेंज होके Q1 हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करना है हमें परसेंटेज के टर्म में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q1 माइनस Q, यानी नई वाली क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी का डिफरेंस, और इसको हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको कहते हैं आप चेंज इन क्वांटिटी, और ये है आपका इनिशियल क्वांटिटी। ये है इनिशियल क्वांटिटी और ये चेंज इन क्वांटिटी, और 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100। ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो चेंज इन प्राइस निकाल लीजिए। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल प्राइस और इसके बाद बढ़ा हुआ प्राइस या फिर घटा हुआ प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल प्राइस P कंसीडर कर लेते हैं, और प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस प्राइस को हम P1 से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आप P1 माइनस P से, P1 माइनस P से, और इसको आप डिवाइड करेंगे इनिशियल प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो जो P1 माइनस P का डिफरेंस है इसको आप कहते हैं चेंज इन प्राइस। ये है चेंज इन प्राइस, और इसको चेंज इन प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये आपका निकल के आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब हमें दोनों चीज यहाँ से कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपने डेल्टा क्यू बाई क्यू किया 100, यानी डेल्टा क्यू क्या था? Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। और ठीक इसी तरह आपने परसेंटेज चेंज प्राइस का कैलकुलेट कर लिया। परसेंटेज चेंज प्राइस में कैसे आपने देखा कि P1 माइनस P आपका चेंज हुआ जो प्राइस है, और इनिशियल प्राइस है ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। P1 माइनस P आपका क्या है? चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस को आपने इनिशियल प्राइस से ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका परसेंटेज चेंज निकल गया प्राइस का। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से। दूसरी तरफ अब इसी परसेंटेज मेथड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड में। कौन से मेथड में? प्रोपोर्शनेट मेथड में। प्रोपोर्शनेट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज मेथड वाले सारे आइटम को लेंगे और वहीं से प्रोपोर्शनेट मेथड पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम वहीं से निकालते हैं परसेंटेज मेथड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने कैसे कंसीडर किया था? चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज लेना है, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज प्राइस का लेना है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो यहाँ पे निकलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100, इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100, सेम चीज है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा आपके पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू और नीचे डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आप इसको कंसिडर करेंगे P बाई क्यू। ये P आपका ऊपर चला जाएगा, Q आपका नीचे आ जाएगा। यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली निकल के आएगा डेल्टा Q, यहाँ पे डेल्टा Q बाई, एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, ये आएगा डेल्टा P, ठीक है। डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई P डिवाइडेड बाई Q, P बाई Q से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपका कंसीडर करेंगे क्या चीज? प्रोपोर्शनेट मेथड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रोपोर्शनेट मेथड है ये। डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P बाई Q। ये वाला समझ में आया प्रोपोर्शनेट मेथड, कैसे हमने इस चीज को कैलकुलेट किया? हाँ ठीक है। अब परसेंटेज मेथड से एक हम कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में हम एक वस्तु ले लेते हैं और उसकी ओरिजिनल प्राइस और चेंज इन प्राइस ले लेते हैं और उसकी क्वांटिटी ओरिजिनल ले लेते हैं और फिर चेंज इन क्वांटिटी को Q1 ले लेते हैं, ठीक है। यानी क्वांटिटी में जो वेरिएशन हुआ वो ले लेते हैं, प्राइस में जो वेरिएशन हुआ वो ले लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस हम कंसीडर करते हैं, ओरिजिनल प्राइस आपका वस्तु का 10 रुपया है और ये घट के हो जाता है 8 रुपया। तो जब ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया था इस वस्तु का, सपोज कर लो हम इसको आइसक्रीम कंसीडर कर लेते हैं, तो जब वस्तु का प्राइस 10 रुपया था तो इसकी क्वांटिटी थी 4 यूनिट। तो अब बताओ अगर प्राइस इसका डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे क्वांटिटी इसकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। तो यानी इसका हम क्वांटिटी ले लेते हैं 5। अब ये हमें सारा डिटेल मिल गया, इसके बेसिस पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? परसेंटेज चेंज को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 1 बाई 1 करके हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कैसे निकलता है? Q1 माइनस Q और डिवाइडेड बाई Q इंटू 100। Q1 क्या है आपका? इनिशियल क्वांटिटी, Q इनिशियल क्वांटिटी, Q1 आपका न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है और
डिवाइड कर रहे हैं आप ओरिजिनल क्वांटिटी से। तो Q1 इसमें क्या है, क्वांटिटी, नया क्वांटिटी कौन सा है, 5, और -4 इनिशियल क्वांटिटी आपके पास क्या है, 4 5, 4 और डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 100 से, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी 25% से आपका क्वांटिटी में वेरिएशन आया है, 25%। यानी जो क्वांटिटी आपका 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 में क्या कंसिडर करेंगे, इंक्रीज हुआ है, यानी क्वांटिटी आपका 25% से इंक्रीज हुआ है प्राइस में चेंज होने की वजह से। और प्राइस में चेंज कौन सा है, प्राइस आपका कम हुआ है, प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है। अब हम चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस P1 माइनस ओल्ड प्राइस P या फिर ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाई P इंटू 100, इसको डिवाइड कर देंगे। अब P1 कितना है, न्यू प्राइस कितना है 8, और ओल्ड प्राइस 10, डिवाइड करना है ओरिजिनल प्राइस या फिर ओल्ड प्राइस 10 से, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यानी -20%। 20% से प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुआ, 25% से। तो अगर इसी फॉर्मूले में हमें पुट करके देखा जाए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना था, 25%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, -20%, यही है ना, हाँ -20%। यही जब इसको सॉल्व हाँ करेंगे तो ये आएगा 1.25%, ठीक है। ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू, 1.25%। अब इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, यानी अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी है, यानी 1% से प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 1.25% से आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अपोजिट वे में अगर 1% से प्राइस आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, तो 1.2% से 1.25% से डिक्रीज होगी। 1% से प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी 1.25% से इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या है, जो डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे डायरेक्शन के साथ आपका क्वांटिटेटिव फिगर भी आ गया, परिमाण आ गया, जो बताएगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है, 1.25%। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये निगेटिव साइन क्या चीज को दिखा रहा है, ये निगेटिव साइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में, यानी प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है, प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी गिरती है और प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी बढ़ती है। वो इस चीज को यहाँ से हम निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आपका प्राइस क्या आया है, माइनस में आया है। तो यहाँ से आपका जो फिगर है 1.25, इस चीज को हम कंसिडर करेंगे, यही कोफिशिएंट आपका बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यही से हम इंटरप्रेट कर देंगे कि किस तरह से आपका परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ है, तो उसको वजह से परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में कितना हुआ है। तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन हो गया परसेंटेज मेथड से। नेक्स्ट क्लास में अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, यानी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और हाईली इलास्टिक, ये कंप्लीट करेंगे। फिर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है। कैसे समझना है,
सिंपली हमें यही देखना है, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस में वेरिएशन होने की वजह से क्वांटिटी में वेरिएशन होता है, डायरेक्शन बताता है, क्वांटिटी वहां पे नहीं बताता है कि कितनी क्वांटिटी या फिर परसेंटेज चेंज जो प्राइस में हो कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आपके क्वांटिटी में हुआ। इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आप क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज प्राइस का निकाल लेते हैं। तो प्राइस की वजह से आपका ये कैलकुलेशन आ जाता है कि कितना क्वांटिटी में वेरिएशन आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें या फिर इसको देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो किस तरह से क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है, या फिर जो कंज्यूमर है प्राइस के चेंज होने की वजह से कंज्यूमर किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन को कम या फिर ज्यादा कर रहा है। तो कम या ज्यादा में एक्चुअल हम क्वांटिटी को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप न्यूमरेटर में क्वांटिटी को रख लीजिए और डिनोमिनेटर में आप प्राइस को रख लीजिए, क्योंकि आपको जिस चीज की रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करनी है उस चीज को आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जिस चीज का आप टेस्टिंग कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस उसको आप न्यूमरेटर रखेंगे। तो फैक्टर्स को आप डिनोमिनेटर में रखिए, और जिसको आप देख रहे हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर रिएक्ट कर रहा है उस वेरिएबल को आप न्यूमरेटर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझो, तो बाकी सारा कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशिएंट। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।